नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। सच में वो डायलॉग याद आ गया, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने जो किया वो किसी ने सोचा नहीं था। सीधा थाना पहुंच गया एफआईआर कराने के लिए, और फिर 8 घंटे के अंदर सरकार उल्टी हो गई। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है। आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। चलते हैं उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आपका केपी मलिक साहब। जब मैं ये जैकेट पहन रहा था तो मैं समझ रहा था कि अब आप मुझ पे कुछ कमेंट करेंगे, तो आप मेरी मजाक उड़ाएं उससे पहले मैंने खुद ही आपको बता दिया। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं, नहीं, धन्यवाद संजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, दर्शकों का भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दर्शक भी इसमें मज़े लेते हैं। जैकेट वास्तव में आपकी अच्छी है और इस पे कुछ निशान भी बन रहे हैं, मुझे हालाँकि दूर से साफ नहीं दिख रहे, लेकिन लग रहा है कि भाईजान बने हुए हैं। कहीं आप दुबई-वुबई का रुख तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बाकी जगह तो नहीं हुआ नहीं, है आप। मैंने इस पे मोर का थोड़ा थोड़ा प्रतीक बनाए हैं। विश्व गुरु जी मोर को दाना खिलाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कहीं हिंदुस्तान में तो नहीं पालने देंगे, लेकिन कहीं ऐसी जगह को ठिकाना बनाऊं जहाँ पे मैं भी मोर को दाना खिला सकूं। तो मैंने इसलिए बहुत थोड़ी-थोड़ी मोर वाली जैकेट बनाई है। अब मुंबई में थोड़ा बहुत रहता हूँ, बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो हुलिया बदलनी चाहिए ना। तो लोग कहते हैं कि भाई बॉलीवुड में चले गए। एक जन सज्जन ने कमेंट किया कि संजय जी आप बॉलीवुड में चले गए पत्रकारिता। मैं कहा भाई मेरे माफ़ कर, दिन में 2-2 3-3 वीडियो कर रहा हूँ। यूपी की सबसे सनसनीखेज खबरें 4 पीएम पे आती हैं। 80 लोगों की टीम है मेरे पास, दिन भर रिसर्च करते हैं। मैं दिन भर ट्विटर पे, फेसबुक पे जुड़ा रहता हूँ। आज 2 घंटे मैं मीटिंग कर रहा था बॉलीवुड के लेके, पिक्चर अपनी साहिया को लेकर, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया, तो हम लोग कोर्ट वोर्ट का प्लान कर रहे थे कि अदालत में जाएँ अपनी पिक्चर को रिलीज़ कराने के लिए। तब भी मैं वो खबरें देख रहा था कि क्या चल रही है। तो भाई मैं खबर मेरे प्राण वायु हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति मेरी आत्मा है, इसलिए मैं उनसे दूर नहीं जा सकता। मैं बॉलीवुड में काम करूँ, मैं हॉलीवुड में काम करूँ, टॉलीवुड में काम करूँ। और मलिक साहब, मतलब घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं फुल टाइम पत्रकारिता करता हूँ। प्राथमिकता गाने वही लिखता है। हूँ, गाने गाने लिखता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। मैं मतलब मुझे लगता है कि जितने काम मैं कर सकता हूँ ना जीवन में, उतने काम करते रहने चाहिए। इसलिए काम मैं मोदी जी से कम नहीं करता हूँ। कोई कितना भी कह ले, 17 घंटे तो काम मैं भी करता हूँ, है ना। नहीं, काम लेकिन आज आजकल काम राहुल गांधी कर रहे हैं, मोदी जी कम कर रहे हैं आजकल। आजकल मोदी जी इसलिए कम कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने धुआं निकाल दिया। आज भाई हैट्स ऑफ। आज जो राहुल गांधी ने करके दिखा दिया, वो गोदी मीडिया की मजबूरी हो गई। दिन भर अब चैनल पर राहुल गांधी चल रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि जैन जी ने जिस तरह इनके रिपोर्टरों को दौड़ाया, पीटा, कपड़े फाड़े, अब अगर राहुल गांधी को ओवरलुक किया तो इनकी बैंड बज जाएगी। और रॉबिन हुड स्टाइल में राहुल गांधी ने एक लाइन में सिर्फ झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह तेवरों के संग थाने में घुसे और कहा एफआईआर तो लिखोगे, कपकपी अमित शाह की चढ़ गई। और मैं फिर कहता हूं मलिक साहब, आप मुस्कुराएंगे, जब समय खराब चल रहा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अमित शाह जी को तो कुत्ते ने काट लिया। राहुल गांधी के तेवरों से अमित शाह की दिल्ली पुलिस की कपकपी चढ़ गई। 8 घंटे मशक्कत पड़ी, लेकिन एफआईआर करनी पड़ी। जो अमित शाह पार्लियामेंट से भाग रहे थे, जो बयान नहीं दे रहे थे कि गोली चली, आखिर में एक एफआईआर दर्ज हो ही गई। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को थाने में जम के बैठना पड़ा, कहना पड़ा अगर एफआईआर नहीं होगे तो मामला आर या पार। तब एफआईआर हुई। राहुल गांधी के इन तेवरों ने विपक्ष में जान डाल दी। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन को अब राहुल गांधी को ही संयोजक बना देना चाहिए। राहुल गांधी का जो जज्बा है, जो हौसला है, जो नौजवानों के संग लड़ाई लड़ने की ताकत है, उसने अब नौजवानों के बीच भी राहुल गांधी को अपना दीवाना बना दिया है। अकेला बंदा वो है जिसको पप्पू साबित करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन राहुल गांधी ने दिखा दिया कि मोदी और शाह को पसीने कैसे छुड़ाए जाते हैं, पानी कैसे पिलाया जाता है। पूरे घटनाक्रम पे, चूंकि आप दिल्ली के बहुत करीब हैं और आप, मैं तो बॉम्बे में हूँ लेकिन आप दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम को आज दिन भर बहुत करीब से देखते रहे, तो मुझे बताइए, किसी ने सोचा था कि नेता प्रतिपक्ष जाएगा और इन तेवरों के साथ जाएगा कि सरकार के पसीने छूट जाएंगे? नहीं, देखिए संजय जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से पुलिस की बात आप कर रहे हैं कि भाई पुलिस एफआईआर नहीं करती है आसानी से, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।
राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता को 8 घंटे लग गए, जो पार्लियामेंट के चंद कदमों की दूरी पे है, इतना बड़ा थाना है उसमें करने के लिए। तो गाँव में क्या होता होगा ये उन्होंने खुद कहा। और कमाल की बात ये है कि एक-एक चीज़ की फुटेज, एक-एक चीज़ का वीडियो, एक-एक चीज़ के फोटो उन्होंने डाले। और हम ये कहते हैं कि भई पुलिस इतनी आसानी से एफआईआर न करती, यहाँ भी हमें गलत ठहराते हैं भाई। अरे जंतर मंतर की एक लड़की थी, तो उसकी एफआईआर दिल्ली में नहीं, 0 एफआईआर नोएडा पुलिस ने उसकी खटाक से कर ली। आप यूपी पुलिस को ऐसे ही भूल जा रहे हैं, कितनी तेज है यूपी पुलिस, नहीं देख रहे हैं आप। रात को वो आपके अभिषेक उपाध्याय हैं, उनके ऊपर रात को 11:30 बजे एफआईआर कर दी और उनके आगे लेने के लिए। तो जहाँ पुलिस का काम है, वहाँ पुलिस तेजी से भी काम करती है। लेकिन कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है, ये भी तो कोई डिसाइड करेगा ना। तो ये डिसाइड करने के उनके सरकारी आका होते हैं, जो ये डिसीज़न करते हैं। और आप ये देखिए, थोड़ा-सा पीछे चलना पड़ेगा आपको और दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा, कि जब जो है अमित शाह, मोदी जी सीएम गुजरात के बने थे और अमित शाह गृह मंत्री बने थे और इनके पास लगभग दर्जनों मंत्रालय थे, तो वहाँ इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी। कई एनकाउंटर हुए थे, चर्चित एनकाउंटर रहे थे और बाद में किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, ना अधिकारियों का बिगड़ा, ना अमित शाह का बिगड़ा, सब बाइज्जत बरी हो गए। पुलिस कोई भी होती है, पुलिस सरकार की कठपुतली होती है। जो भी सियासी दल होगा उसकी कठपुतली पुलिस होती है, उसी को बचाने का, उसी को आगे ले जाने का, उसी का सारा काम करती है। हैरानी की बात आप देखिए, सबसे पहले पुलिस ये कहती रही, कोई गोली नहीं चली, कोई बैलेट गन नहीं चली, हमने कुछ नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस ने नहीं करी, इस बात को छुपाती रही। हमारे मंत्रियों ने जितेंद्र सिंह मंत्री ने बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर, कोई बैलेट गन नहीं चली, कोई गन नहीं चली, कोई गंभीर इस तरह का मामला नहीं हुआ। हमारे दिन पहले कहा कि भाई कोई गोली नहीं चली, कोई मरा है क्या? बताइए कोई मरा है क्या? मतलब जब तक कोई ना मरे तब तक तो इनको लगता है कुछ हुआ ही नहीं। और आप ये हैरानी की बात देखिए कि आज जिस प्रकार से राहुल गांधी पहुंचे हैं, 14 अगस्त से वो जो छात्र है साहिल लोचव करके, वो लगातार एफआईआर कराने की कोशिश कर रहा है 14 अगस्त से, उसकी एफआईआर नहीं हो रही। और एक एफआईआर, 0 एफआईआर वो उस बालिका पे हो जाती है और उसको कहा जाता है कि इन्होंने मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, उस पर 0 एफआईआर तुरंत हो गई, उसको कहीं नहीं जाना पड़ा। बैठे-बिठाए नोएडा पुलिस ने कर दी। और यहाँ ये रोज थाने में जा रहा है, मेरी एफआईआर करो, इसकी एफआईआर नहीं हो रही है। और आज जब राहुल गांधी पहुंचे हैं, देखिए पुलिस का करिश्मा, पुलिस कहती है साहब ये कोर्ट के विचाराधीन है और कोर्ट ने कमेटी बना दी है। अरे कोर्ट ने तो कल ही तो कमेटी बनाई है, ये तो 14 से घूम रहा है, ये तो 1 महीना पुराना मामला है। तो आप ये देखिए कि पुलिस का व्यवहार क्या है और सरकार का व्यवहार क्या है। दूसरी बात ये है कि जो पर्दा एक ले लिया था, जिस पर्दे के पीछे छुप गए थे अमित शाह, वंदे मातरम नामक पर्दा, आज वो पर्दा भी हट गया। और वंदे मातरम का पर्दा ज्यादा दिन चल नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की जो ये गूंज है, इस गूंज को गुंजायमान रख रहे हैं। अब ये छात्र, आज तो थाना था कि भाई आज संसद मार्ग थाने और कल पुणे, आज थाने कल पुणे, तो कल यही छात्रों की गूंज जो है पुणे में होगी। तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घुमाया है, और ये अमित शाह जी की जो पूंछ उनके हाथ में आ गई है, जो कमजोरी उनके हाथ में आ गई है, राहुल गांधी उसका मजा ले रहे हैं। आप ये देखिए कितना इजी सारी चीजें, सारे विजुअल हैं, हमने दिन भर उसी को फॉलो किया चीजों को। कई सारे चैनलों को मजबूर होकर राहुल गांधी को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो उनके साथ गए थे, प्रियंका गांधी थी वहां पे, बहुत सारे दूसरे नेता थे कांग्रेस के, सबको कवर करना पड़ा, दिखाना पड़ा और भीड़ को जगह-जगह रोक दिया गया। संजय जी, राहुल गांधी ने जो पैंतरा शुरू किया है कि खबरें लीक ना हो जाए, कुछ पता ना लग जाए, ये दूसरी घटना है राहुल गांधी की। पहली घटना प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए थे, एकाकी और बैठ गए थे वहां जाके धरना शुरू। उसके बाद आज उसी पैटर्न पे ये हुआ कि ये संसद मार्ग थाने पहुंच गए, जबकि एफआईआर कराने ईमानदारी से, आराम से मंदिर मार्ग थाने गए थे। और वहां मंदिर मार्ग के एसएचओ ने कहा कि साहब नहीं, अभी हम नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है, फलाना है, आप डीसीपी के पास चले जाइए। तो डीसीपी का ऑफिस संसद मार्ग थाने में है, तो ये डीसीपी के ऑफिस गए और वहां पे भी इनका यही हुआ कि नहीं साहब, ऊपर से आदेश नहीं है, अभी ये है वो है। और आप हैरानी की बात देखिए कि आप 7 साढ़े 7 घंटे के बाद एफआईआर करते हैं।
मतलब पूरा दिन आपने जो है राहुल गांधी को दे दिया पूरे मीडिया पे दिखाने के लिए, और कई चैनल को मजबूरी में दिखाना पड़ा कि साहब सब दिखा रहे हैं, हमें भी दिखाना पड़ेगा। और जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब मीडिया है, जो यूट्यूबर है, उस पर तो छाए हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वीडियो भी उपलब्ध करा दिया राहुल गांधी ने, डिटेल भी उपलब्ध करा दी, सबको एफआईआर की कॉपी भी भेज दी, सब ट्विटर पर उपलब्ध है, लीजिए चलाइए धड़ाधड़। कोई ये नहीं भी आप पे केस नहीं ठोकेगा कि हमारी फुटेज चला ली, हमारा फोटो ले लिया, हमारे एक्स से ले लीजिए आप। सब चीज आपको उपलब्ध करा दी। तो मजबूरी में चैनलों को भी उतरना पड़ा और उनको भी लीपापोती करनी पड़ी। अब संजय जी बात यह है कि जो आप सारी चीजों से बच निकले थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ये मानसून सेशन का मुद्दा हो, सारे चीजों से बचते बचाते जो वंदे मातरम का आपने पर्दा लगा लिया था, वो पर्दा भी छिन-भिन हो गया। अब वंदे मातरम पे लोगों का ध्यान नहीं है। लोग कह रहे हैं स्कूल बंद कर रहे हैं। आप चीनी महँगी हो रही है। चीनी ₹50 की थी, ₹65 की हो गई, 30% रेट बढ़ गए एकाएक कुछ दिनों में। इस पे आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये वंदे मातरम की धुन लगा के बैठे हैं आप। वंदे मातरम तो 1 महीने बाद भी हो जाएगा। वंदे मातरम की याद आपको 12 साल से नहीं आई। एकाएक क्यों वंदे मातरम की याद आ रही है? ये आप एथनॉल लेके आए थे और आप ₹15-20 लीटर पेट्रोल दे रहे थे। पेट्रोल ₹100 के ऊपर बिक रहा है। ये क्या चल रहा है देश में? अब आपने चीनी का आयात खोल दिया, मजाक देखिए। अब आपने चीनी का आयात खोल दिया, रो शुगर बाहर से आएगी, तो रिफाइनरी है रो की, रो शुगर की जो रिफाइनरी है वो रिफाइंड करके बढ़िया चीनी बना के दे धड़ाधड़ फिर बेचेंगे पूंजीपति। किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, उपभोक्ता को चीनी महंगी लेनी पड़ रही है और बीच में माल कोई और पेल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है। और नेता तो आज देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विद्वान नेता आ गए बचाव में। सबसे पहले गिरिराज सिंह जी आए, रविशंकर जी आ गए। उसके बाद नड्डा जी ने कहा कि ये जो है फुटेज खाने के चक्कर में राहुल गांधी आ गए। फुटेज बता रहे हैं कि खा रहे हैं वो। मैंने भूखे हैं वो फुटेज के, खा रहे हैं इसलिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो है हालत खराब है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हालत खराब है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। तो परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं अभी। अभी तो कल वो पूना जा रहे हैं, देखिए पूना में क्या नया होता है। दूसरी एक छोटी सी घटना यहाँ पे ये भी है संजय जी, ये जो एक वो शायद अभिषेक रंका है उनका नाम, या क्या आशुतोष रंका, जो कॉकरोच पार्टी के हैं, वो लगातार क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं तो जयपुर के आसपास स्कूलों में जा रहे हैं। वहां जो उनके ऊपर हमला कर दिया, कहा शिक्षा मंत्री के आदेश है आप घुस नहीं सकते। पता चला वो स्कूल है ही नहीं, वो वैकल्पिक स्कूल चल रहा है तबेले में। वहां टीन पड़ी हुई है, टीन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वहां पे उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है कि जो स्थानीय विधायक है उसके गुंडों ने आके इनकी पिटाई कर दी। ये हाल चल रहा है देश में। वो कह रहे हैं कि आप वहां तेलंगाना क्यों नहीं जाते, आप झारखंड क्यों नहीं जाते? बोला भाई मैं राजस्थान का हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, पहले अपना घर तो ठीक कर लूँ मैं, उसके बाद चला जाऊँगा वहाँ। हम तो गए थे बाकी जगह भी। तो ये हाल है कि ये इस स्तर पे सरकार उतर आई है और सरकार नए-नए आदेश जारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में भी आदेश जारी हो गए। हमारे यहाँ शामली से भी आज कुछ खबरें आई हैं कि कुछ लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया गया। मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। ऐसे इंक्वायरी हो रही है जैसे कि आप किसी बहुत संदिग्ध जगह में घुस रहे हैं और यहाँ आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मुझे लग रहा है इतनी सख्ती तो होम मिनिस्ट्री में जाने में नहीं है, जितनी आजकल स्कूलों में हो गई है। जी। मलिक साहब, राहुल गांधी के इस नए अवतार का इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल तो पंजाब के चुनाव के साथ नहीं आएंगे। साउथ के बाकी लीडर्स, क्या राहुल गांधी की लीडरशिप को अब सब मानने को तैयार होंगे? क्या इंडिया गठबंधन एक नई शक्ल में आ सकता है सामने, मजबूती के साथ आ सकता है सामने, या फिर कांग्रेस अकेले चलने का प्लान बनाएगी कि भाई अब राहुल गांधी ताकतवर में हो गए हैं, ताकत में आ गए तो अब एकला चलो रहे? देखिए संजय जी, अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप देखते हैं, दिल्ली के हिसाब से आप देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी ने पॉलिटिकली बहुत गेन किया है। और आज जहाँ वो खड़े हैं, पिछले अगर 2 पार्लियामेंट के सेशन हम देखें और पिछले दिनों से किस प्रकार से वो युवाओं के साथ कनेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने काफ़ी ऊँचाई हासिल की है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको घोषित करने के लिए तमाम साम-दाम, दंड-भेद किए थे, वो तो हमारे सामने है कि आईटी सेल के लोगों को बदलना पड़ गया मोदी जी को। अगर आईटी सेल बहुत अच्छा काम कर रही होती, तो बदलना क्यों पड़ता?
तो राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन में किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, उनको अपना नेता मानने में। क्योंकि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, अगर वो लड़ेंगी, उनको वैसे भी खत्म होना है। आप हश्र देखिए, चाहे वो लालू की पार्टी हो बिहार में, चाहे वो वेस्ट बंगाल में ममता की पार्टी हो, चाहे बाकी आप कहीं भी आप देखेंगे पार्टियाँ, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र में हो, चाहे पंजाब में हो, तो बाकी जगह जिस प्रकार से सारी राजनीतिक दल खत्म हुए हैं, अगर उनको बचना है, उनको अपना अस्तित्व बचाना है, तो उनको कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा। अन्यथा समाप्त वो भी होंगे। तो अगर बात करते हैं जो आगामी हमें चुनाव सिर के ऊपर खड़े हुए हैं, सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है। हालाँकि चुनाव तो उत्तराखंड में भी है, चुनाव तो पंजाब में भी है, चुनाव और कई राज्यों में है। लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चलते हैं, तो अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी में कितना दम बचता है, अभी तो ये भी देखना बाकी है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी और दिल्ली में जो तल्खी चल रही है, बाबा में, गुजरात लोबी में जो तल्खी चल रही है, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का पतन कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत है, जितनी वो बिहार चुनाव के दौरान थी, जितनी वो वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान थी? इतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में है? हमें ये भी देखना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आपसी मतभेद, आपसी लड़ाइयाँ खुल के सामने आ रही हैं, अब ये कोई छोटा मामला नहीं है। जिस प्रकार से इतने दिनों से मामला चल रहा है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है और अकेले चंपत राय को लपेटा जा रहा था। अब चंपत राय की किताब खोल दी है। चंपत राय जी ने कह दिया कि असली क्रांतिकारी हम नहीं है, असली क्रांतिकारी लपेट मिश्रा जी है। लपेट मिश्रा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो चंपत राय जी है। तो अब ये किसको फायदा पहुंचाएगा? क्या ये लड़ाई, क्या ये अंदरूनी मतभेद भारतीय जनता पार्टी को फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे? तो इस तरह की चीजें भी आपको बहुत सारी दिखाई देनी पड़ेगी। और लेकिन आपने जो सवाल किया है कि राहुल गांधी को अब क्षेत्रीय छत्रपों को नेता मानना ही पड़ेगा और इंडिया इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अगर आता है तो उसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। दूसरी बात ये है संजय जी कि जिस प्रकार से अमित शाह लगातार साउथ के राज्यों में घूम रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और कई प्रदेशों में घूम रहे हैं। अभी भी वो किसी तरह से जिस नए परिसीमन के लिए लगे हुए थे, लेकिन अभी चर्चा ये है कि अभी सरकार जो है, क्योंकि थोड़े बिदके-बिदके नज़र आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू भी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के यहाँ भी कॉकरोच हैं, बड़ी मात्रा में वहाँ कॉकरोच हैं, वहाँ भी स्कूलों की हालत खराब है। दूसरा ये है कि परिसीमन के मामले पर भी रुख साफ नहीं किया है चंद्रबाबू नायडू ने, तो उनको एक खतरा नज़र आ रहा है, तो थोड़े बचते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बचाने के लिए अपने पूरे नंबर होने चाहिए, तो उन्होंने डीएमके पे डोरे डालने शुरू कर दिए। और दिल्ली में चर्चा ये है कि नई सरकार अगर बनती है, सरकार में परिवर्तन होता है, नया रिशफल होता है, तो उसमें कुछ डीएमके लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। और सवाल फिर हमारा वही रहेगा कि जिन पे आप 2012, 13, 14 में आरोप लगा रहे थे, ए राजा और कनिमोझी को लेकर सड़कों पे उतरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, अब वही मंत्री बनकर शोभा बढ़ा रहे होंगे और उन्हीं के गले में माला पहना रहे होंगे मोदी जी और अमित शाह जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं के लिए नारे लगा रहे होंगे, जिनको अभी तक चोर बता रहे थे। तो ये भी हमें देखना बाकी है कि रिशफल में कहीं ऐसा ना हो कि ये भी तस्वीर बदल जाए। क्योंकि लगातार अमित शाह की कोशिश है कि पार्टी को बहुमत के करीब बनाए रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एलाइज़ बिदक जाएँ, क्योंकि कई एलाइज़ जो है मौके की तलाश में हैं। उनको लग रहा है क्योंकि अंदर भी धीरे-धीरे मतभेद बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपके सामने उदाहरण है चंपत राय और नपेंद्र मिश्रा जी का। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इधर योगी योगी जी कहते फिर रहे हैं यूपी में राम राज आ गया, बदमाश भाग गए, अपराधी भयमुक्त हो गया प्रदेश, ऐसे लंबे लंबे डायलॉग, फर्जी फर्जी डायलॉग। हालत ये है कि अपने नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटें खरीदी गई हैं, 52 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी गई हैं मंत्रियों को और नेताओं को। कई नेताओं तो ऐसे हैं जिन्हें जेड जेड प्लस दिया गया है, खुद गुंडे हैं, उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, लाखों रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के योगी सरकार के नेता घूमेंगे। आप सोचो, ये अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेटों में घुसा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये आम आदमी की तो क्या ही रक्षा करेंगे।
डायलॉग मंच पे योगी आदित्यनाथ के ऐसे बड़े-बड़े लंबे-लंबे होते हैं, ऐसी फर्जी कहानियाँ होती हैं कि जाने क्या कर बैठेंगे। हिम्मत इतनी कि एक पत्रकार सच बोल रहा है अभिषेक उपाध्याय तो रात को आधी रात को उसके घर पहुँच जाओ। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के अपने नेताओं को घुमाएँगे गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, तो जनता नहीं पूछेगी भैया तुम्हारे नेता इतने इम्पोर्टेंट और हमारी जान की कोई कीमत नहीं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों डर क्यों लग रहा है नेताओं को? एक जैन जी ने सड़क पर आके अंडे-वंडे भी नहीं फेंके अभी, मैं चाहता भी नहीं कोई अंडे टमाटर फेंके, लेकिन बिना कुछ फेंके-फेंके नेता बुलेट प्रूफ जैकेट में आ गए। क्या गजब हैं जैन जी भाई, जैन अल्फा। इनके डर के मारे योगी के नेता बुलेट प्रूफ जैकेट में घूमेंगे। कुछ दिनों बाद साड़ी और जैसे रामदेव भागे थे, कहीं जैन जी के चक्कर में घर से निकले मंत्री जी साड़ी शलवार में निकले, ऊपर घूंघट काट के कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं। ये तो गजब नौटंकी हो रही है उत्तर प्रदेश में, इनकी हवा ही खराब हो गई। ये क्या राजनीति करेंगे चुनाव से पहले? इनको लग रहा है जनता दौड़ा-दौड़ा के पीटे ना कहीं, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बचा लेगी क्या? क्यों ये बेवकूफ़ी का ख़्याल आया होगा? नहीं संजय जी, देखिए अभी तो आप आधा आइडिया दे रहे हैं कि कोई बुलेट प्रूफ जैकेट आ रही है। आप तो इस तरह से कह के ये आइडिया दे रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ियाँ मंगाई जाएँ और बख्तरबंद गाड़ी मंत्री जी के आगे चलेगी और उसके पीछे 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ पुलिस की चलेंगी। तो ये तो आप मोटा खर्चा जो है उपभोक्ता के लिए बता रहे हैं, जो आयकर दाता है उनके ऊपर और कर्जा आप रखने की बात कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास वैसे ही पैसा नहीं है, सड़क नहीं बनवा पा रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, गन्ना किसान का पेमेंट सरकारी मिलें भी नहीं कर पा रही हैं, प्राइवेट तो नहीं कर रही हैं। दूसरा क्या स्कूलों को देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। अब सरकार जो है महिलाओं के खाते में 50,000 डाले कि बख्तरबंद गाड़ियाँ खरीदे। अब इसी पर मंथन चल रहा है। तो ये तो बख्तरबंद गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी अगर मंत्रियों को भेजना है। आप तो ये उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बात कर रहे हैं, आपको शायद केंद्र के मंत्रियों का नहीं पता है। केंद्र के मंत्रियों को आदेश दिया है कि भाई साहब आप जो है आईआईटी में जाइए और वहाँ पे जेनज़ीज़ को, युवाओं को थोड़ा भरमाइए आप। अब आप देखिए और सपोज़ करिए कि इतने ज्ञानी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के इतनी ज्ञानी सांसद हैं, और गिरिराज सिंह जाके यूनिवर्सिटी में और आईआईटी में क्या भाषण दे रहे होंगे, आप समझिए, कल्पना कीजिए। स्मृति ईरानी जी जाएँगी किसी आईआईटी में, किसी यूनिवर्सिटी में, वो क्या भाषण देंगी। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दूसरे नेता हैं जब वो जाएँगे, आपके दोस्त जाएँगे गौरव भाटिया जी जाके वहाँ पे क्या जो है संबोधन देंगे। आपको गौरव भाटिया जी को बधाई देनी चाहिए भई, उनको कितने वोट मिले हैं, चुनाव लड़े थे वो, चौथे नंबर पे आए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का वकीलों का एक परिषद बना हुआ है, उसमें 600-700 वकील भारतीय जनता पार्टी के और संघ के लोग हैं। उन्होंने भी वोट नहीं दिया, सोचिए। और ऐसे तमाम वकील हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली सरकार के पैनल पे हैं, उन्होंने भी वोट नहीं दिया और वो जीत गए हमारे यूपी वाले प्रदीप राय जी। देखिए, अब बढ़िया आदमी है प्रदीप राय भाई, हमारे मित्र हैं, भाई हैं प्रदीप मैं राय, वही कह जीत रहा गए। हूँ, यूपी के आप लोग हुए प्रदीप राय जी, वो जीत गए, उनको रिकॉर्ड वोट मिला है भाई, बहुत अच्छा वोट मिला है और भाटिया जी चौथे नंबर पर पहुंच गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है, जिसके यहाँ पे पकड़ नहीं है, तो वो यूपी में क्या करेंगे पकड़ के। तो अब ये चीजें धीरे-धीरे सामने आने लगी हैं। तो आप ये सोचिए कि मंत्री जी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गाँव के स्कूल में जाके, जब जेन जी को पता लगेगा इन्होंने जैकेट बुलेट प्रूफ पहन रखी है, तो वो हो सकता है अंडा पैर पे मारें या मुँह पे मारें। मुँह पे तो आप जैकेट पहनेंगे नहीं, तो जहाँ जैकेट पहनी हुई है वहाँ नहीं मारेंगे। वो शाही मुँह पे डालेंगे, वो जूते पे डालेंगे, क्योंकि वो तो जेन जी है। और मैं आपको संजय जी पहले भी कहा कि देखिए जैन जी तो फिर भी पकड़ देता है। जो ये जैन जी अल्फा है, अल्फा वाला है, जैन अल्फा, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये सीधा दिल पे वार करता है भाई साहब। आप देखिए ये नहीं छोड़ता है, ये ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए अब जो है बेला चल गई है और सड़क पे युवा और जैन जी उतर गए हैं, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। और इश्यू ये जेन्युइन इश्यू है संजय जी। देखिए बच्चे क्या माँग रहे हैं आपसे? बच्चे अपने स्कूल को ठीक करने के लिए, शिक्षा को सुधार करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, ईमानदारी से एग्ज़ाम करने के लिए, हमारा रिज़ल्ट सही तरीके से आने के लिए यही तो माँग रहे हैं। आप अगर ये भी नहीं दे पा रहे हैं, तो और आप क्या देंगे? क्या देंगे आप इसके अलावा? या यही दे रहे हैं आप क्या? ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो प्रेस क्लब में आके जो है मोदी जी को भगवान राम के रूप में आके आरती चल रही है। हमें तो खतरा होने लगा, चर्चा प्रेस क्लब में चल रही है कि भाई साहब वो दिन दूर नहीं है जब प्रेस क्लब से लाके लोगों को भगा दिया जाएगा और इसको मोदी जी का मंदिर बना दिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएँ दिन भर चली है आज।
दिल्ली में कि भाई बिल्कुल साहब ठीक बात आदेश है, का। यही यही होने वाला है। और आप ये देखिए मलिक साहब, मैं तो डर गया भैया। देखिए मैंने एक एक बड़ी बढ़िया स्टोरी सुबह 6 बजे लगाई। एक बड़े प्यारे से सज्जन से शरीफ से शख्स है, नाम है टेबरीवाल। दुबई में रहते थे और महादेव ऐप जो सट्टे का लाखों करोड़ का खेल हुआ, उसके मेन मास्टरमाइंड माने जाते थे। ईडी ने जब ये जांच शुरू करी तो उसके ना जाने कितने पन्नों में टेबरीवाल 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 टेबरीवाल। लेकिन साहब बड़ी चर्चा हुई कि टेबरीवाल के संबंध तो पीएमओ तक जा पहुंचे। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि हरेन जोशी उनके दोस्त है या नहीं है। लेकिन फिर इतना बड़ा काम हुआ कि टेबरीवाल का गुरगांव विकास गर्ग जो भाजपा का नेता था उसको गिरफ्तार कर लिया। लोग हैरान कि बीजेपी के सीनियर लीडर का बेटा खुद बीजेपी नेता संयोजक भी है कि उसका वो गिरफ्तार हो गया। 900 साढ़े 900 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। एक वो रोविन नैना रैना है, उनके भी कुछ खुलासे हुए इसमें कि उन्होंने भी बड़ी शिकायत की थी। केजरीवाल साहब लंदन बैठे हुए हैं। लंदन में उन्होंने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। वकील साहब को वो सुना गया है कि वो 3 करोड़ रुपए महीना देते थे केवल पैरवी में। वो वकील साहब मेहुल चौकसी वॉक्सी की भी वकालत किया करते थे। लंदन गए वो केजरीवाल जी के पास, सुना जाता है। मैफेयर सबसे महंगी जगह है। वहाँ पे वकील साहब का कुछ महिलाओं से सेक्स वैक्स को लेके विवाद हो गया और महिलाओं ने शिकायत कर दी, वकील साहब जेल चले गए। जब मुझे पता चला तो मैंने टेबरीवाल की पड़ताल करी, ईडी के पन्ने आए तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए। तब तक साहब सुबह खबर आई, शाम तक टेबरीवाल का नोटिस, लीगल नोटिस आ गया मेरे पास। उससे 1 डेढ़ साल पहले मैंने विकास घर पे स्टोरी की थी। विकास घर ने मुझे मुकदमा कर रखा है, मानहानि का चल रहा है। टेबरीवाल का जैसे ही नोटिस आया, मैंने कुछ लंदन के अपने लिंक एक्टिव किए तो और होश उड़ाने वाले कारनामे सामने आ गए कि टेबरीवाल का बेटा अक्षत अक्षत टेबरीवाल वहाँ के सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश को संचालित कर रहा है। एक क्लब है, कुछ और पेपर मैंने मंगाए हैं क्लब में, अक्षत की प्रॉपर्टी में। लेकिन मेरा बड़ा गंभीर सवाल ये है मलिक साहब, हजारों करोड़ रुपए का आरोपी, ईडी पहले उसका नाम लेती है, बाद की चार्जशीट में नाम गायब हो जाता है, लंदन में बैठ रहा है, यहाँ के वकील जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार भूल गई कि टेबरीवाल नाम का आदमी है, उसका बेटे का अभी भी इंडियन पासपोर्ट है। टेबरीवाल ने भारत का पासपोर्ट छोड़ दिया। लेकिन ऐसे भगोड़ों को, ऐसे बेईमान लोगों को भारत सरकार पहल नहीं कर रही वापस लाने की। तो क्या माना जाए कि वाकई में पीएमओ में कोई आदमी सही में उसकी मदद कर रहा है, या ये सब अफवाहें हैं, आरोप हैं, सच नहीं है? लेकिन केजरीवाल बच कैसे जाता होगा? क्या तंत्र होता होगा ऐसे लोगों के पीछे मलिक साहब? नहीं, देखिए जो जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं टेबरीवाल की, मुझे याद है कि बीच में ईडी में इनका नाम भी आया था। लेकिन बाद में इनका नाम भी गायब हो गया और ये खुद भी गायब हो गए, बाद में कोई चर्चा कहीं हुई नहीं। और ये कोई पहला कारनामा इस सरकार में नहीं है। इसमें आप देखिए, एक व्यक्ति थे गुजरात के, वो कश्मीर में बड़ा पीएमओ का प्रोटोकॉल लेके घूम रहे थे और उनकी एक बार चर्चा हुई, उसके बाद वो गायब हो गए। फिर एक पीएमओ के पास ही संजय शेरपुरिया नाम के थे, वो भी कुछ दिन आए, वो भी गायब हो गए। फिर क्या हुआ, आपने देखा कि पीएमओ में हिरेन जोशी का नाम आया और कुछ दिन चर्चा चली, ये भी हुआ कि भाई वो सट्टा ऐप से जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद उनको हटाया गया, लेकिन कोई तथ्य, कुछ चीज़ सामने आई नहीं। दूसरा, हमारे प्रसार भारती के नवनीत सहगल जी थे, उनको भी हटाया गया, उनमें भी चर्चा चली कि उनका बेटा भी कुछ जुड़ा हुआ है, हालाँकि उन्होंने तुरंत सफाई दी। लोगों ने सफाई में भी कहा कि भई इन्होंने तुरंत सफाई दी है, तो कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका लग रहा है। इसके अलावा संजय जी, अगर आप देखेंगे, अभी बिहार में भी एक इस तरह की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने जिस दिन गिरफ्तारी की है, तमाम चीज़ें दिखाई हैं कि उनका 100 करोड़ का ये है, घर बना हुआ है, गाड़ियाँ हैं, विदेशी गाड़ियाँ हैं। जो एक नई गाड़ी है, भारत में कुल 3-4 गाड़ियाँ हैं, एलन मस्क वाली जो नई गाड़ी है, वो भी उनके वहाँ से पकड़ी गई है। तो ये लोग कौन हैं? सरकार इस पे मुँह क्यों नहीं खोलती है? बात ये है कि अगर सरकार मुँह नहीं खोल रही है इस पे, सरकार मीडिया को जानकारी नहीं दे रही है, सरकार पब्लिक को जानकारी नहीं दे रही है, तो सीधा-सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार का छत्र छाया में ये काम हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर सरकार की बात करें, पिछले 12 सालों में जितने देश से भगोड़े हैं, किन-किन भगोड़ों को ये वापस लेके आए हैं। ये तो बड़े दावे करते थे सरकार आने से पहले कि हम एक-एक अपराधी को पकड़ के लाएँगे, बाहर से पूरा जो काला धन देश से बाहर गया उसको वापस लाएँगे,
15-15 लाख तो यूं ही मिल जाएगा लोगों को, जैसे देश से बाहर से पैसा आएगा। तो ये तो पुराने जुमलेबाज है संजय जी, हम जुमलों पे ही तो चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं खड़े होके, ये तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल देंगे। इन्होंने तो सिस्टम को झूठ बोलना सिखा दिया है। ये जो हम बैलेट गन की चर्चा कर रहे हैं कि चली कि नहीं चली, पुलिस ने मना कर दिया नहीं चली, पीआईबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज जारी कर दी पीआईबी ने कि कोई गोली नहीं चली है। वो तो बाद में जो ये आपका आरपीएफ था, जो इसका आरएएफ था, जो सीआईएसएफ की बॉडी होती है, उसके कमांडेंट ने कहा कि साहब 2 राउंड बैलेट गन चले हैं। उन्होंने कहा ये बात। और बाद में जो आरटीआई लगा के और तथ्य लिए गए हॉस्पिटल से, लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है, उसने 9 लोगों को कहा कि हमारे यहाँ 9 छर्रे लगे हुए बच्चे आए हैं, और एक जो है उसने किया आपके सफदरजंग हॉस्पिटल ने, एम्स ने और आरएमएल ने तो रिपोर्ट ही नहीं दी, सोचिए। तो ये सरकार और सरकार का जो सिस्टम झूठ बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की छत्र छाया में ये लोग पनप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, आप खुद कह रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया है, अपनी सफाई नहीं दी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 950 करोड़ का मामला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, धीरे-धीरे जनता के सामने आ रहे हैं। और तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने जो जिक्र किया है, राहुल गांधी की ग्रोथ एकाएक क्यों हो रही है? कि वो दबंगई से जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, ये सब टेबल के नीचे छुपे जा रहे हैं। इनके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वंदे मातरम नामक पर्दा लेके आए थे। उस पर्दे में भी छेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छर्रे उसमें भी आर-पार हो गए। तो छर्रे बड़े खतरनाक निकल रहे हैं संजय जी आजकल। तो ऐसा ना हो कि छर्रे दुबई होते हुए लंदन पहुँच जाएँ। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम भारत की गलियों से दुबई और दुबई से लंदन तक जा पहुंचा। नाम पता नहीं क्यों पीएमओ का आ रहा है, सच्चाई अल्लाह जाने, ईश्वर जाने। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बातचीत की, समय दिया। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मेरे को बिल्कुल यकीन है बातचीत तो पसंद आई होगी आपको। सोचिए कि देश की इस व्यवस्था का खुलासा कौन कौन कर रहा है। जो चंद पत्रकार कर रहे हैं, उनके पीछे पूरा तंत्र पड़ता है। लेकिन आप साथ दीजिएगा, इतना साथ दीजिएगा, नीचे जॉइन बटन है, उस जॉइन बटन को दबाइएगा। अगर संभव हो सके तो 200 रुपये की हमारी आर्थिक सहायता कीजिएगा। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बहुत बड़ा साधन बनेगी। शुक्रिया, थैंक यू।